भारत में पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला एक गहरे विचार विमर्श का कारण बना। लोकसभा में संविधान के 75 साल पूरा होने से पहले इसकी भावना और धर्मनिरपेक्षता को लेकर तीखी बहस चल रही है। यह तर्क देते हुए कि भारतीय संविधान की मूल भावना जो धर्मनिरपेक्षता, समानता और स्वतंत्रता का सम्मान करता है, पर पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क को आजमाता रहा है। अब अगर हम भारतीय संविधान की मूल प्रति की ओर देखें तो यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, अर्जुन, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जैन और इतिहास के महान योद्धाओं जैसे वीर शिवाजी और झांसी की रानी के चित्रों को पाते हैं। इन चित्रों का होना एक दिलचस्प और विचारणीय पहलू बन जाता है। क्या यह संविधान की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देता है? क्या इससे यह स्पष्ट होता है कि संविधान के निर्माताओं भारत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक परंपराओं को देखते हुए उसे एक आदर्श धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे? यह सवाल है। यह तस्वीर हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि भारत में धर्म और राजनीति के रिश्ते का क्या वास्तविक रूप है। क्या इसका मतलब यह है कि संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धार्मिक राष्ट्र के रूप में देखा था, या ये चित्र हमारी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष देश की संरचना के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए गए थे? ये बड़ा सवाल है। आज का ये जो संवाद है इसी एक विस्मयकारी पहलू पर है। इन तस्वीरों के संदर्भ में हम समझेंगे कि कानून, संविधान और धार्मिक पहचान के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए और क्या हम अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीकों को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यह बहस केवल कानूनी नहीं बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चर्चा का हिस्सा बन चुकी है जो भारतीय समाज के हर पहलू को प्रभावित करती है। नमस्कार, मैं सम्राट कुमार आपका खबरें लाइव के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि संविधान में किस प्रकार किन चित्रों को दिखाया गया है। संविधान के जो मूल प्रति है उसके प्रथम भाग का जो नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, जो पृष्ठ 1 पर है, इसमें एक बलिष्ठ सांड का चित्र दिया गया है। सांड की शक्ति और दृढ़ता इस बात का प्रतीक है कि जैसे सांड अपने क्षेत्र को कड़ी मेहनत और ताकत से नियंत्रित करता है, वैसे ही भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाए रखा जाना जरूरी है। यह चित्र संघीय ढांचे की ताकत और उसके भीतर मौजूद संतुलन को दर्शाता है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। क्या संविधान का यह भाग यह सुनिश्चित नहीं करता कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण सही और न्यायपूर्ण तरीके से हो, जिससे दोनों अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करें और साथ ही राज्य क्षेत्र की सीमा को भी सुनिश्चित किया जाए। भाग संख्या 2, संविधान के जो भाग संख्या 2 है उसमें नागरिकता के विषय की बात की गई है जो पृष्ठ संख्या 3 पर अंकित है। इस भाग में वैदिक सभ्यता का चित्र दिया गया है। वैदिक सभ्यता का चित्र भारतीय समाज के प्राचीन और आदर्श रूप को दर्शाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य दिए गए थे। यह चित्र हमें बताता है कि नागरिकता केवल अधिकारों का विषय नहीं है बल्कि यह एक कर्तव्य का भी भाग है जो प्रत्येक नागरिक पर समाज की बेहतरी के लिए जिम्मेवारी डालता है। क्या हम ये नहीं समझ सकते कि वैदिक सभ्यता का जो ये चित्र दिया गया है, वैदिक सभ्यता ने एक आदर्श समाज का निर्माण किया था जिसमें समाज के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त थे और इन अधिकारों का पालन करना उनके कर्तव्यों का हिस्सा था। संविधान में नागरिकता के अधिकार इसी समरसता और जिम्मेवारी की भावना को प्रभावित करते हैं। क्या ये चित्र इसको नहीं दर्शाता है? संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए। मूल अधिकार के इस विषय पर जो पृष्ठ संख्या 6 पर है, इसमें प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का चित्र है जो लंका विजय से वापस लौटते हुए दर्शाया गया है।
यह चित्र भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। जैसे प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। प्रभु राम ने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए संघर्ष किया, हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की कोशिश की। वैसे ही संविधान में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। इस चित्र के माध्यम से क्या भगवान राम का कर्तव्यपरायण जीवन, उनके संघर्ष और न्याय की स्थापना की भावना को संविधान के मौलिक अधिकार के सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है? ये अधिकार न केवल नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उन्हें एक समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज में जीने का अवसर भी देते हैं। ये हमारे संविधान निर्माताओं की सोच, संभावित सोच हो सकती है। भाग संख्या 4, संविधान के भाग संख्या 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निर्देशित करते हैं के बारे में हम बात करेंगे, जो पृष्ठ संख्या 17 पर है। इसमें महाभारत के एक दृश्य का चित्रण किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। यह चित्र राज्य के नीति निर्धारण में मार्गदर्शन और विचारशीलता के महत्व को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को जीवन के सर्वोत्तम मार्ग चुनने के लिए था, और यही दृष्टिकोण आज राज्य के नीति निर्धारण में लागू होता है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस बात का ध्यान रखते हैं कि राज्य अपनी नीतियों को न्याय, समानता और सामाजिक न्याय के आधार पर स्थापित करे। कृष्ण का उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि राज्य की नीतियों का केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक और समग्र समाज के कल्याण के लिए भी उपयोग होना चाहिए। 5वें भाग में संघ के बारे में निर्देशित है, जो पृष्ठ संख्या 20 पर अंकित है। इसमें भगवान बुद्ध और उनके 5 शिष्यों का चित्र है। यह चित्र संघ की परिभाषा को समझाता है, जिसमें गुरु और शिष्य का एक पवित्र संबंध और संगठन की एकता दिखाई देती है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के माध्यम से जो संघ की परिभाषा दी थी, वह आज भी हमारे समाज और राज्य की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ न केवल एक सामाजिक या धार्मिक संस्था होती है, बल्कि यह एक समर्पित समूह का प्रतीक भी होता है, जो एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। संविधान में भी संघ की अवधारणा को एकता और अखंडता की भावना से जोड़ा गया है, जो देश की विविधताओं को एक साथ साझा उद्देश्य की ओर मार्गदर्शित करता है। अगले भाग में राज्य के विषय पर निर्देशन है, और यह पृष्ठ संख्या 63 पर अंकित है। इस पृष्ठ के सबसे ऊपर भगवान महावीर जैन का चित्र है। भगवान महावीर ने समाज में अहिंसा, सत्य और समानता के सिद्धांतों का प्रचार किया था। यह चित्र राज्य की भूमिका को दर्शाता है, जहां राज्य केवल कानून और आदेश को बनाए रखने का काम नहीं करता है, बल्कि उसे समाज में नैतिक, धार्मिक आदर्शों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। भगवान महावीर का यह चित्र क्या हमें ये याद नहीं दिलाता है कि राज्य का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि वह समाज के हर वर्ग को न्याय और समानता प्रदान करने का भी जिम्मेवार है। यह चित्र राज्य के नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी को उजागर नहीं करता है, जिसे भारतीय संविधान ने अपने विभिन्न सिद्धांतों में अपनाया है। अगले भाग में, संविधान के अगले भाग में राज्य के खंड ख पर चर्चा की गई है, जो पृष्ठ संख्या 98 पर अंकित है। इसमें एक सभ्य समूह का चित्र दर्शाया गया है। यह चित्र राज्य की सभ्यता और सामाजिक अनुशासन को दर्शाता है। जैसे सभ्य समूह मिलकर एक संगठित समाज बनाते हैं, वैसे ही राज्य को भी अपने नागरिकों को संगठित, अनुशासित और न्यायपूर्ण तरीके से प्रशासन करना चाहिए। यह चित्र राज्य के उन हिस्सों को दर्शाता है जो समाज की संरचना, प्रशासन और सामाजिक आदर्शों के पालन में भूमिका निभाते हैं। संविधान में राज्य के विभिन्न खंडों के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों का संरक्षण दिया जाता है। साथ ही उन्हें यह भी समझाया जाता है कि उनके कर्तव्यों का पालन करना कितना आवश्यक। संविधान के मूल प्रति के अगले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, जो पृष्ठ संख्या 102 पर अंकित है। यहाँ इस भाग की शुरुआत भगवान हनुमान जी के चित्र से की गई है। हनुमान जी की शक्तियां, उनके समर्पण और उनकी कर्तव्य निष्ठा हमें यह सिखाती है
कि जैसे हनुमान ने अपने प्रभु राम के लिए पूरी निष्ठा से कार्य किया है, वैसे राज्य और संघ को भी अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। क्या ये चित्र हमें ये याद नहीं दिलाता है कि किसी भी प्रणाली में शक्ति और समर्पण का सही उपयोग ही उसे स्थिर और प्रभावी बनाता है। राज्य और संघ को अपने अधिकारों का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए, जैसा कि हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग राम के धर्म के लिए किया था। इस संविधान के अगले भाग में पंचायत या नगर पालिका के बारे में निर्देशित किया गया है, जो इसके पृष्ठ संख्या, मूल प्रति के पृष्ठ संख्या 104 पर अंकित है। इसमें पुराने समय के जमींदारी काल के चित्र है। यह चित्र उस समय के स्थानीय प्रशासन की संरचना को दर्शाता है, जिसमें जमींदार ने अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किया है। यह चित्र आज के समय में पंचायत और नगर पालिका स्थानीय प्रशासन की भूमिका निभाते हैं। इस चित्र से यह समझा जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन समाज में किसी भी बदलाव को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों को स्थानीय स्तर पर न्याय, प्रशासन और निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। भाग 10 में प्राचीन नालंदा का चित्र है। संविधान का जो भाग 10 है उसमें प्राचीन नालंदा का चित्र है, जो पृष्ठ संख्या 1 पर है। और इसमें नालंदा विश्वविद्यालय ने प्राचीन भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई थी। यह चित्र शिक्षा, समानता और अवसरों के समान वितरण का प्रतीक है। संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किए गए ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और उनके साथ समान व्यवहार किया जा सके। यह चित्र हमें याद दिलाता है कि न केवल शिक्षा बल्कि अधिकारों का समान वितरण भी संविधान की प्राथमिकता है, जिससे हर वर्ग को अपने अधिकारों और अवसरों का पूरा लाभ मिल सके। संविधान के अगले भाग, जो संघ और राज्य के बीच संबंध पर आधारित है, निर्देशित करता है। इस विषय पर चर्चा पृष्ठ संख्या 106 पर की गई है और इस भाग में घोड़ा के साथ 2 व्यक्तियों को दिखाया गया। यह चित्र राज्य और संघ के बीच सहयोग और परस्पर संबंधों को दर्शाता है। जैसे घोड़ा अपनी ताकत से किसी भी कार्य को पूर्ण करता है, वैसे ही राज्य और संघ का परस्पर सहयोग भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या इस चित्र के माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में संघ और राज्य के बीच संतुलन को बनाए रखने का संदेश नहीं दिया है, ताकि दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं को न्यायपूर्वक निभा सके? यह चित्र क्या हमें यह नहीं सिखाता है कि बिना सहयोग के किसी भी संरचना का सही विकास संभव नहीं? अगले भाग में, संविधान के अगले भाग, जो वित्त, संपत्ति और संविदा के साथ साथ वाद के विषय पर आधारित है, जो पृष्ठ संख्या 113 पर है, इसमें नटराज का चित्र दिया गया है। नटराज जो भारतीय कला और संस्कृति के प्रतीक है। नटराज का चित्र न केवल सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है, बल्कि यह वित्तीय और संवैधानिक व्यवस्था की गतिशीलता और समरसता का भी दर्शाता है। क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चित्र के माध्यम से हमें यह याद दिलाने का प्रयास नहीं किया कि जैसे नटराज अपने नृत्य से संसार के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही संविधान की वित्तीय और संवैधानिक व्यवस्था भी राज्य के प्रत्येक अंग के सामंजस्यपूर्ण संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगले भाग, संविधान के जो मूल प्रति है उसके अगले भाग में भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम के बारे में निर्देशित किया गया है, जो उसके पृष्ठ संख्या 130 पर अंकित है। इसमें सबसे ऊपर हिंदू मान्यताओं जैसा चित्र दिया गया है। यह चित्र व्यापार, समागम और आंतरिक संबंधों की गहरी भावनाओं को व्यक्त करता है, जो भारतीय समाज की परंपराओं और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, ताकि देश के भीतर आर्थिक गतिविधि, आर्थिक विकास संभव हो सके और नागरिकों को समान अवसर की प्राप्ति हो सके। अगले भाग में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं के विषय पर चर्चा की गई है, जो इसके संविधान के पृष्ठ संख्या 132 पर है। इसमें सबसे ऊपर
अकबर के दरबार का चित्र दिया गया है, जो शाही प्रशासन और शासन के नायक के रूप में प्रसिद्ध है। यह चित्र हमें याद दिलाता है कि राज्य और संघ की सेवाएं समाज की सेवा और विकास के लिए है। अकबर का प्रशासनिक ढांचा इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार एक कुशल शासक राज्य के सेवाओं का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करता है। संविधान में भी संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की व्यवस्था नागरिकों की सेवा में उपयोग की जानी चाहिए। संविधान के अगले भाग जो निर्वाचन को निर्देशित करता है, जो संविधान के मूल प्रति के पृष्ठ संख्या 141 पर अंकित है, इसमें सबसे ऊपर शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र दिया गया है। दोनों ही महान नेता अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में महत्वपूर्ण थे। उनका चित्र हमें यह याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव न केवल नागरिकों का अधिकार है, बल्कि यह एक कर्तव्य भी है। इस चित्र के माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या हमें यह संदेश देने का काम नहीं किया? वर्गों के संदर्भ में विशेष उपबंध नामक शीर्षक जो पृष्ठ संख्या 144 पर है, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप का चित्र दिया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। ये दोनों महान शख्सियत भारतीय इतिहास में अपने संघर्ष और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। यह चित्र हमें क्या ये नहीं समझाता है कि कैसे विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान के माध्यम से उनकी रक्षा कर सकते हैं? झांसी की रानी और महाराणा प्रताप ने समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। संविधान में भी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं ताकि उन्हें समाज में समान अवसर मिल सके और उनके अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। क्या ये चित्र हमें संविधान निर्माताओं के उन भावनाओं को याद नहीं दिलाता है कि समाज में कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता हो सकती है और उन्हें दिया जाना चाहिए? अगले भाग में राजभाषा से संदर्भित निर्देश है, जो संविधान के मूल प्रति के 149वें नंबर पृष्ठ पर अंकित है और इसमें बापू अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक चित्र है, जिस चित्र में वे लाठी लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं। यह चित्र हमें क्या ये नहीं सिखाता है कि गांधी जी ने जिस प्रकार भारतीय जनसंख्या से संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को महत्व दिया था, उनका यह कार्य केवल राजनीतिक ही नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक एकता की ओर भी एक कदम था। राजभाषा के अंतर्गत संविधान ने हिंदी को भारत की प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित किया, लेकिन अन्य भाषाओं को भी समान सम्मान दिया गया। गांधी जी के इस संघर्ष और भाषा के माध्यम से उनके संदेश को समझाते हुए संविधान ने क्या इस प्रावधान को शामिल नहीं किया कि देश के हर नागरिक को अपनी मातृभाषा में अधिकार मिले और उनके बीच एकता बनी रहे। संविधान के अगले भाग आपात उपबंध से संबंधित है, निर्देशित है, जो संविधान के मूल प्रति के पृष्ठ संख्या 154 पर अंकित है। इसमें सबसे ऊपर महात्मा गांधी का चित्र है, जिस चित्र में वे कस्तूरबा बाई से तिलक लगवाते हुए दिख रहे हैं। गांधी जी का यह चित्र हमें क्या ये याद नहीं दिलाता है कि आपातकाल में किस प्रकार एक नेतृत्व का महत्व बढ़ जाता है? उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आपातकालीन स्थितियों में भी एक सशक्त और केंद्रीय नेतृत्व की आवश्यकता को दर्शाया। संविधान ने आपातकाल के दौरान कुछ विशेष प्रावधानों को लागू किया है ताकि देश की सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। आपात उपबंध के दौरान अधिकारों को कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है, लेकिन यह केवल राष्ट्र की सुरक्षा के उद्देश्यों से किया जा सकता है। इसके अगले भाग में जो मिसलेनियस है, इसमें जो पृष्ठ संख्या 160 पर अंकित है, इसके सबसे ऊपर जो तस्वीर दी गई थी वो तस्वीर थी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की। यह चित्र क्या हमें ये नहीं दिखाता है, ये नहीं सिखाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को भी संविधान में उचित स्थान मिलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने देश की स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया वह केवल सैनिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और संघर्ष की भावना से भी बड़ा महत्वपूर्ण था। संविधान में विभिन्न उपबंधों के माध्यम से ऐसे बहुत सारे पहलुओं का समावेश किया गया है
जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय संघर्ष को सम्मानित करते हैं। यह चित्र क्या इस बात का उद्घोषक नहीं है, प्रतीक नहीं है कि संविधान में राष्ट्रीय धरोहर और संघर्षों का ध्यान रखा जाए, महत्वपूर्ण प्रावधान किया जाए। संविधान के मूल प्रति के अगले भाग में जो संविधान का संशोधन से संबंधित है, निर्देशित है, पृष्ठ संख्या 167 पर अंकित है और इसमें एक पहाड़ का चित्र दिया हुआ है जो विपरीत मौसम का सामना करते हुए मजबूती से अडिग है, अचल है। यह चित्र क्या हमें भारत के संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। जैसा पहाड़ अपने भंवरों और तूफानों का सामना करता है, वैसे ही भारतीय संविधान भी समय समय पर समाज और समय के बदलावों के अनुरूप संशोधित होता है। संविधान के संशोधन में पहाड़ का जो चित्र है क्या इस बात का प्रतीक नहीं है कि यह केवल एक स्थिर दस्तावेज नहीं बल्कि एक समाज की जरूरतों, परिस्थितियों के अनुसार विकासशील और परिवर्तनीय भी है। यह चित्र क्या हमें ये नहीं बताता है कि संविधान में बदलाव समाज की प्रगति और उसके बदलते परिप्रेक्ष्य के लिए अनुरूप किए जा सकते हैं। संविधान के मूल प्रति के अगले भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का निर्देशित किया गया है जो संविधान के मूल प्रति के पृष्ठ संख्या 168 पर अंकित है और इस भाग में सबसे ऊपर हिंदू धर्म प्रतीक त्रिशूल के साथ यात्रा करते हुए यात्रियों का चित्र दिया है। त्रिशूल जो शक्ति और नाश और सृजन का प्रतीक है। यह चित्र क्या इस उद्देश्य से तो नहीं दिया गया कि अस्थायी और संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के माध्यम से एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। संविधान निर्माताओं ने इस चित्र के माध्यम से क्या ये बताने का प्रयास किया कि संविधान के अस्थायी प्रावधानों का उद्देश्य उन परिस्थितियों में मार्गदर्शन करना है जब देश को अस्थायी उपायों की आवश्यकता होती है। जैसे त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है, वैसे ही इन अस्थायी उपबंधों का उद्देश्य देश की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि एक नई दिशा में यात्रा कर सके। आज हमने इस एपिसोड के माध्यम से भारतीय संविधान के विभिन्न महत्वपूर्ण भागों और उनके चित्रों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। इन चित्रों ने न केवल हमारे इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को उजागर किया है बल्कि संविधान के सिद्धांतों को भी बेहतर तरीके से समझने के हमारे भाव को एक नई भावना देने का प्रयास किया है। प्रत्येक चित्र एक गहरी शिक्षा देता है और संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों को जीवन में प्रस्तुत करता है। आशा है इस यात्रा में आपको भारतीय संविधान के महत्व को समझने में मदद मिली होगी। इसी प्रकार की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर खबर का पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज इन खबरों को इसी जगह समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए शिक्षाप्रद वीडियो के साथ अगले भाग में। धन्यवाद। खबरें लाइव, आपसे जुड़ी खबरें आप तक। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें।